जैसा कि अभी हम लोग एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चैप्टर देख रहे हैं क्लास 6 का। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था चैप्टर 5 यानी पृथ्वी के परिमंडल। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पृथ्वी को जो है कि कितने महत्वपूर्ण घटक है। हम लोगों ने देखा कि एक भूमंडल जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, फिर जल मंडल होते हैं, वायुमंडल होते हैं। इसके अलावा चौथी भी हम लोगों ने देखा था कि जीवमंडल भी होते हैं। उसमें हम लोग भूमंडल के बारे में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि भूमंडल के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि भूमंडल पे जो है महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं। हम लोगों ने ये देखा। और महाद्वीप कैसे होते हैं, महासागर क्या क्या चीज़ होता है, हम लोगों ने फुल्ली जो है वर्ल्ड मैप के आधार पे भी हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल समझा और उसको देखा भी, प्लस कॉम्पिटिटिव व्यू से हम लोगों ने एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी देखा। बहुत सारी वैसे क्वेश्चंस भी थी जिसे मैंने ट्रिक से भी बताया, जैसे कि वर्ल्ड में जो है सबसे पहले एवरेस्ट पे पुरुष में कौन चढ़ा, स्त्री में महिला में कौन चढ़ा, भारत में सबसे पहले पुरुष में कौन चढ़ा और महिला में कौन चढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप में कितने मतलब यानी कि कॉन्टिनेंट कितने होते हैं। हम लोगों ने सातों कॉन्टिनेंट के बारे में बखूबी अच्छे से समझा। उसमें हमने देखा काफ़ी एशिया क्या है, यूरोप क्या है, सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, सबसे छोटा कौन सा, सेकेंड कौन है, थर्ड कौन है। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि यूरेशिया किसे कहते हैं, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, और यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। फिर हम लोगों ने अफ्रीका को देखा। अफ्रीका में ही हम लोगों ने देखा कि यही एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से 3 आप विषुवत कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं। फिर हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका देखा, जो कि क्या था, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप था, जो पनामा स्थल संधि के द्वारा ही जो है वो दक्षिणी अमेरिका को जोड़े रखता है। जल संधि भी हम लोगों ने देखा कि जल संधि किसे कहते हैं और स्थल संधि किसे कहते हैं। हम लोगों ने सातों कॉन्टिनेंट को देखा और उससे रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे विथ ट्रिक के साथ भी हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग देखते हैं कि जल मंडल क्या होता है। जो पृथ्वी के जो 3 घटक, अमूमन चौथी घटक मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 3 घटक में हम लोगों ने स्थल मंडल जिसको भूमंडल कहते हैं उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो अपने कंटेंट के साथ देखा था। आइए हम लोग देखते हैं कि जल मंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहता है। भैया नीला ग्रह क्यों कहता है? 1 नंबर का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि नीला ग्रह, नीला पर ब्लू प्लानेट किसे कहता है? पृथ्वी को कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल। आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो किसका है? ये जल का परसेंटेज है। आप देख सकते हैं कि जल के अधिकता के कारण ही, जल की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक होने के कारण ही इसे ब्लू प्लैनेट कहा था, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आप आगे भी देख सकते हैं जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। अब जल के जो हैं रूप हैं सभी हैं, जल में हो सकते हैं, खारे हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी उपलब्ध होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जल है, जल में कहाँ कहाँ से नदियाँ प्राप्त होती है। जो जल में जो सम्मिलित जितनी भी नदियाँ, झीलें, आप देख सकते हैं यहाँ नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल की वेपोराइजेशन किया हुआ यानी जलवाष्प, ये सारे जो मिल के होते हैं वो क्या होते हैं? जल का निर्माण करते हैं। यानी कि जल में इतनी सारी जगहों से जो है उपस्थितियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो जल पाता है, जल का कितना भाग? आप देख सकते हैं कि लगभग 97% जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है? वो ओशियन में, महासागर में पाया जाता है। ठीक है, वह इतना अधिक खड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि खड़ा कहने का मतलब है कि इतना लवणीय, इतना नमकीन होता है जिसे मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। लवणीय जो जल होते हैं वो हम लोग के उपयोग में नहीं आ सकते हैं। अब कहा जाए भैया कि नमक वाला पानी पीजिए तो आप कितना पी सकते हैं? नमक वाला पानी अगर पीने के लिए बोला जाए तो संभावना न के बराबर है कि कोई उसको पिएगा, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, नदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग जलवाष्प के रूप में पाया जाता है जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आती है। ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं लगभग 97 पर, आप जैसे ऊपर में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये लगभग 97.5% महासागर में है, जो क्या होते हैं? लवणीय होते हैं। ये जल क्या होते हैं? लवणीय। यानी कि आप देख सकते हैं 2.5% और लवण है, यानी कि जो लवण नहीं है
यानी 97.5% जो लवणीय है वो पानी हमारे पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 2.5% आप कह सकते हैं, जिसमें किस क्या भूमिहीन नदियाँ, भूमिगत जल, ये सारी चीज़ें, जलवाष्प वगैरह, ये सारी चीज़ों से जो मिल के बनी होती हैं और ये हमारे पीने योग्य पानी होते हैं। ठीक है, जो लवणीय नहीं है, जो क्या है, अलवणीय। अब महासागर हम लोग देखते हैं, महासागर क्या है। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है। अब जो जल मंडल है, हम लोगों ने स्थल मंडल पढ़ लिया है, उसके बाद में जल मंडल पढ़ रहे हैं, तो ये जल मंडल का मुख्य भाग है महासागर, जिसमें हम लोगों ने बताया था दोस्तों कि 5 तरह के महासागर होते हैं। महासागर कितने प्रकार के होते हैं? 5 तरह के महासागर होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा प्रशांत महासागर है। चूँकि ये स्फेरिकल है, ये गोला है, इसलिए जो है इसका दूसरा रूप आप देख सकते हैं, इधर है। ठीक है, ये फ्लैट दिखाया जा रहा है दोस्तों, इसलिए इस साइड भी अगर इसको हम गोला कर देंगे तो प्रशांत महासागर एक ही जगह दिखेगा। तो आप प्रशांत महासागर देख सकते हैं। दूसरा हिंद महासागर देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, यहाँ अटलांटिक महासागर हो गया, दक्षिणी महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर। ये कुल 5 महासागर हैं जो, ठीक है, ये जलमंडल का सबसे बड़ा भूभाग है। जलमंडल का सबसे बड़ा भूभाग हमारा क्या हो गया? ये महासागर हो गया। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, ये आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल क्या होता है? हमेशा गमन के दिशा में रहता है, हमेशा स्थिर नहीं रहता है, गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की मुख्य गतियाँ हैं। महासागरीय जल की मुख्य गतियाँ क्या हैं? ये आप देख सकते हैं कि तरंगे, जो उसमें लहरें पैदा होती हैं, ज्वार भाटा भी देखते हैं कि बराबर जो है ज्वार भाटा आते रहता है, तथा महासागरीय धाराएं, जो महासागरीय जो धाराएं हैं, महासागरीय जल की मुख्य गतियां देख सकते हैं कि मुख्य गतियां जो हैं, जो बहने वाली हैं गतियां, जो गतिशील हैं, वो कौन कौन सी हैं? तरंगे हैं जो हमेशा उत्पन्न होते रहती हैं। ज्वार भाटा भी देख सकते हैं कि मंथली में ज्वार भाटा भी आते रहते हैं। महासागरीय धारा, ये सब क्या है? महासागरीय जल की मुख्य गतिविधियाँ। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर आप देख सकते हैं कि इसमें कितने महासागर है? 5 महासागर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा क्या है हमारा? प्रशांत महासागर है। उसके बाद में क्या है? अटलांटिक महासागर है। यानी आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद में दक्षिणी चीन महासागर है, तथा आर्कटिक महासागर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसको पहसा से भी याद कर सकते हैं, है ना? क्या है? पहसा, पहसा। इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन, इसके बाद में हमारा अटलांटिक ओशियन, इसके बाद या तो आप इसको दोस्तों सबसे बढ़िया इसको हम आई कर देते हैं तो पैसा से भी याद कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको फिर से बता देता हूँ कि PAISA, पैसा, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन और आर्कटिक ओशियन। पैसा से देख सकते हैं कि इस तरह का जो है हम लोग बड़े आकार से छोटे आकार के महासागरों के रूप में इसको सुव्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, साउथ ओशियन, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। यानी कि पैसा देख सकते हैं कि हमारा ट्रिक क्या हो गया? पैसा हो गया है जो महासागरों को बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः जो है इसको निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं चित्र 5.1 के बारे में, जैसा मैंने अभी दोस्तों बताया है। आप आगे देख सकते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अभी जैसे हम लोग पैसा ट्रिक में भी देखें कि प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, उसका 1/3 तो यही महासागर है। आप देख सकते हैं कि कितना बृहत है, कितना बड़ा है यह महासागर। ये 1/3 पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ। पृथ्वी के 1/3 कह सकते हैं दोस्तों, ये लगभग 33% के आसपास में यही सिर्फ महासागर है, प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, पृथ्वी का सबसे कहने का गहरा कौन है? जिसको गड्ढा, सबसे नीचे सबसे अंदर का भाग जो है वो हमारा मेरियाना गर्त यानी प्रशांत महासागर में ही है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा है हमारा प्रशांत महासागर। और इस प्रशांत महासागर का सबसे जो गहनतम बिंदु है, गहनतम भाग कौन सा? हमारा मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर देख सकते हैं
एक इधर भी है और इस साइड भी है हमारे जो है नक्शा पे। तो ये लगभग कैसा है, ये वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर हमारा कैसा है, वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आप देख सकते हैं मैं दोस्तों नक्शा में, आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैनल भी कॉन्सेप्चुअल है। तो ये देख सकते हैं आप, इधर प्रशांत महासागर है और इधर भी आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। तो ये एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दोस्तों इधर ही हो गया। इसके बाद इधर आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका। तो 4 कंटिनेंट हमारे ऐसे हैं जो कि क्या है, इस प्रशांत महासागर से सटे हुए हैं। इस प्रशांत महासागर से क्या है, सटे हुए हैं, देख सकते हैं। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका, यहाँ आप देख सकते हैं कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में जैसे मैंने हम लोग अभी देखा, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। हमने अभी जैसे देखा चित्र 5.1 में जो है, आप दक्षिण दिशा के पूर्व दिशा की ओर देख सकते हैं कि वो उधर ऑस्ट्रेलिया था और एशिया था हमारा, और इधर पश्चिम दिशा की ओर देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका था। आगे हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर की हम लोग जो है जानकारी प्राप्त किए हैं। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर क्या है, पैसा, पी के बाद पैसिफिक ओशियन, ए के बाद अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। याद रखने योग्य चीज़ है दोस्तों, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि हमारा दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप एस अक्षर आकार का देख रहे हैं कि अटलांटिक महासागर किस आकार का होता है, एस अंग्रेजी का जो अक्षर है, अंग्रेजी भाषा का जो अक्षर है एस, इस तरह का जो है हमारा अटलांटिक महासागर। काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आप बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बुक्स उठा के देख सकते हैं, उसमें जो है ये इसके बारे में कंटिन्यू पूछी जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं कॉन्सेप्चुअल भी बता रहा हूँ कि ये जो है हमारा इस आकार का अटलांटिक महासागर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अटलांटिक महासागर है। ये किस अक्षर का है, ये एस अक्षर का आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एस आकार का है। ये अटलांटिक महासागर जो है हमारा एस आकार का है, जो कि आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा का एस आकार है। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो है पश्चिम और पूर्व में जो है किस किस तरह का जो है ये कंटिनेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ अटलांटिक महासागर हम लोग देखते हैं कि पश्चिम में यूरोप अफ्रीका है, यहाँ पे आप अफ्रीका देख सकते हैं, यहाँ यूरोप देख सकते हैं, और इधर पूरब में अफ्रीका और यूरोप देख सकते हैं। तो पश्चिम में आप देख सकते हैं कि यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है। ये किसके आसपास में है, वो तो अटलांटिक महासागर के आसपास में है। देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर के आसपास में कौन कौन से हमारे कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं। इसके पश्चिम किनारे में हम लोगों ने देखा अभी दोस्तों कि उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पे यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुड़ित है। ये किस तरह का है, दंतुड़ित कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि अटलांटिक महासागर के जो है आसपास में ये दांत नुमा जो है, आप दांत जैसे होते हैं उस तरह का दंतुड़ित है। यह अनियमित, यह नियमित नहीं है। दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। अब यह दंतुरित और अनियमित होने के कारण यह किसके लिए बेनिफिट हो जाते हैं, यह जो है प्राकृतिक पोताश्रय, जो हमारा जो नेचुरल बनाया हुआ एक पोताश्रय है, एक पतन है। पतन कहने का मतलब क्या होता है, पोताश्रय कहने का मतलब जो पोत वगैरह आते हैं उनका आश्रय ठहरने का जगह। पतन मतलब बंदरगाह, जब बहुत सारे जहाज वगैरह आके जो है ठहरते हैं, उसके लिए ये आदर्श स्थिति। आप देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर जो है ये दंतनुमा यानी दंतुड़ित और नियमित नहीं, अनियमित होने के कारण यह प्राकृतिक पोताश्रय, ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ नहीं है ये दोस्तों, ये प्राकृतिक पोताश्रय है जहाँ की बहुत सारे जहाज वगैरह आके ठहरते हैं और पतन जो बंदरगाह होते हैं वो आके ठहरते हैं, जिसके लिए ये आदर्श स्थिति मानी। अगर पूछा जाएगा कि कौन से महासागर है जो आदर्श स्थिति पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, तो हमारा अटलांटिक महासागर। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। आप देख सकते हैं कि एक और क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के व्यू से है, सबसे व्यस्त महासागर अगर हम लोग देखते हैं तो वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। या हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों कि वैसा कौन सा महासागर है जो देश के नाम पर रखा गया है, तो वो हमारा हिंद महासागर है, जो कि
कौन से देश, हमारा भारत देश है, भारत देश के नाम पे यानी हिंद, भारत को अन्य नाम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में हिंद उठा लेते हैं तो हिंद महासागर हो गया, जो एक देश के नाम पे रखा हुआ। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान, हिंद महासागर जो है ये किस तरह का महासागर है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, फिर से जो है पिक्चर में कॉन्सेप्चुअल देखते हैं कि हिंद महासागर जो है, आप देख सकते हैं कि ये लगभग जो है, आप देख सकते हैं कि ये जो हिंद महासागर है आप लगभग त्रिभुजाकार है। लगभग हिंद महासागर जो हमारा कैसा है, त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर हमारा कैसा है, त्रिभुजाकार है, और यह भारत देश के नाम पे रखा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर में भी बताया कि हिंद महासागर हमारा कैसा है, लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर में एशिया, पश्चिम में जो है इधर अफ्रीका, तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसको हम लोग फिर से फिगर से देखते हैं दोस्तों, कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा हो गया हिंद महासागर। आप ये देख रहे हैं कि हिंद महासागर है। इसके उत्तर में आप देख सकते हैं इधर है और एशिया है, उत्तर में है क्या है, एशिया है। पश्चिम में है हमारा अफ्रीका है, पश्चिम में देख रहे हैं अफ्रीका है, और पूर्व में कौन सा देश, कंटिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इस तरह से 3 कंटिनेंट होगा। तीनों कंटिनेंट यानी उत्तर में हमारा एशिया हो गया, पश्चिम में हमारा अफ्रीका हो गया, पूर्व में हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 3 देश हैं जो कि हिंद महासागर के, 3 देश नहीं 3 कॉन्टिनेंट हैं जो हिंद महासागर के आसपास में है। आगे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अब हम लोग फिर से इसको देख सकते हैं, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ये दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को, कौन से महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेर रहा है। पहली चीज़ कि दक्षिण महासागर को, अंटार्कटिका महाद्वीप को, ये दक्षिण महासागर है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेर रहा है। अगर नीचे यहाँ पे जो अंटार्कटिका है और यहाँ पे दक्षिण महासागर है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेर रहा है। ठीक है, घेर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप से, दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ। आप देख सकते हैं दोस्तों, फिगर में हम लोग एक बार फिर से क्लियर हो लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा दक्षिण महासागर है जो अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए चारों तरफ से अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या किया हुआ है, घेरे हुए। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, 60 डिग्री उत्तर की ओर जो है फैला हुआ है। अब देख सकते हैं इसको, जैसा कि बताया जा रहा है इस कंटेंट में, आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, ये एक तरह से कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगे। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में जो है हमारा आर्कटिक महासागर है, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये उत्तर ध्रुव के, ये जो हमारा अगर ग्लोब है तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर हमारा उत्तरी ध्रुव, और यहीं पे आर्कटिक महासागर है, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा। आप देख सकते हैं कि यह जो है प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से भी जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जा सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्कटिक महासागर जो है किससे जुड़ा हुआ है, किस महासागर से, तो आर्कटिक महासागर जो जुड़ा हुआ है प्रशांत महासागर से, लेकिन किस जल संधि से, नॉट अ स्थल संधि, चूँकि जल को जोड़ रहा है दोस्तों, तो ये जल संधि ही कहलाएंगे। और वो सकरा भाग जो होगा वो जल संधि ही होगा, पतला सा जल संधि होगा। तो जल और जल को जोड़ रहा है, इसलिए इसको जल संधि बोलते हैं। तो कौन से जल संधि, ये हमारा बेरिंग जल संधि है, जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़े रखा है। ठीक है, जिसे बेरिंग जल संधि, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर तटीय तथा यूरेशिया से स्थित से घिरा हुआ। या उत्तरी अमेरिका जो है ऊपर में दोस्तों, ऊपर में जो हमारा यहाँ उत्तरी अमेरिका है, इसका उत्तरी तट जो ऊपर में देख सकते हैं, उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर जो है यूरेशिया से घिरा हुआ। चलिए दोस्तों, हम पिक्चर में ही देख लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। कॉन्सेप्चुअल जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल देखना। अब जैसे कि ये हमारा आर्कटिक महासागर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ आर्कटिक महासागर है। ये आर्कटिक महासागर देख सकते हैं, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया से भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों देख सकते हैं, ये हमारा यूरोप हो गया और ये
एशिया हो गया, तो ये यूरेशिया से भी जुड़ा हुआ है, तथा उत्तरी अमेरिका यहाँ पे हो गया। उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी तट है ये भी क्या है, ये भी आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं उत्तरी यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ लिए हम लोग। स्थल मंडल हम लोगों ने देखा, जिसको भूमंडल बोलते हैं। जल मंडल हम लोगों ने देखा। अब हम लोग लास्ट क्या देखते हैं, वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला फिगर में हम लोग एक बार देख लेते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ सबसे निचली परत हमारा क्षोभ मंडल है, जिसमें आप दिखा रहे हैं हवाई जहाज वगैरह दिखा रहे हैं, बैलून वगैरह दिखा रहे हैं। समताप मंडल दोस्तों दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मध्य मंडल दिखा रहे हैं, आयन मंडल दिखा रहे हैं और बहिर्मंडल दिखा रहे हैं। कुल कितने मंडल हैं, 5 मंडल है। क्षोभ है, समताप है, मध्य है, आयन है और बहिर्मंडल है। इस तरह के कितने अब दिखाया जा रहा है, 5 दिखाया जा रहा है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं वायुमंडल के उस परतों के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस से एक परत से घिरी हुई, जैसे मैंने फर्स्ट कंटेंट में ही बताया था दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में, कि पृथ्वी के चारों ओर जो है बहुत सारे गैसों का आवरण है। क्या है ये, हमारा अगर अर्थ है तो इसके चारों ओर बहुत सारे गैसों का क्या है, आवरण है, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, जो घिरी हुई है, परत से घिरी हुई है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। अगर कोई पूछे दोस्तों कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर जो बहुत सारे यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के गैसों से घिरे हुए हैं। गैसों मतलब कि अलग अलग गैस भी है से घिरे हुए हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, वायुमंडल कहा जाता है। जिसे क्या कहता है, वायुमंडल कहता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। वायु का जो यह पतली परत है, जो कहा जा रहा है कि इस ग्रह का सबसे इम्पोर्टेंट और कभी न छूटने वाला, कभी न टूटने वाला, कभी न अलग होने वाला एक पार्ट है, एक भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि क्षोभ मंडल में ही हम लोग रहते हैं, तो हम लोग के बाद जो है सबसे ऊपरी परत जो है क्षोभ मंडल है। अब वो देख सकते हैं कि हम लोग पृथ्वी पे सांस इन्हीं वायु के कारण ही ले सकते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं, ये इसी वायुमंडल के जो बाहरी जो परत है उसमें ऑक्सीजन भी गैस पाई जाती है, जिसके कारण हम लोग सांस ले पाते हैं और जीवित रह पाते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। ये जो वायुमंडल, 5 तरह के वायुमंडल देख रहे हैं, ये जो सूर्य का अल्ट्रावायलेट रे आता है, परावैंगनी किरण आता है, जो डायरेक्ट हमारे स्किन वगैरह को भी टच करता है, जिससे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमारा वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ। आप देख सकते हैं जो 5 परतों में बांटा गया है, ये 5 परतों देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो बाहरी परत है उससे ऊपर हम लोग जाते हैं 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक। उतनी दूरी तक ये 5 परत, वायुमंडल का जो 5 परत है वो उतनी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, वायुमंडल का उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। मतलब 5 परत में क्यों बांटा गया है, और परतों में भी दोस्तों बांटा जाना चाहिए। तो उसके कुछ घटक हैं, उसके तापमान, टेम्परेचर के अनुसार, या और भी हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे आधार, एक पैमाना है जिसके आधार पर इसको 5 परत में बांटा गया। जो अभी हम लोगों ने इस पिक्चर में देखा, तो क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। अब देख सकते हैं इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, जैसे हम लोगों ने देखा दोस्तों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहा जाता है। आप जैसे चित्र में देखें हैं दोस्तों, वायुमंडल। अब वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। अब मुख्य रूप से जो है देख सकते हैं कि वायुमंडल कौन गैसों का बना होता है, तो यह ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग, जो हवा किस तरह का, एकदम फ्रेश है और ड्राई है, शुष्क हवा है, उसका 99% जो भाग है, मात्र यही 2 एलिमेंट है, यही 2 तत्व है, यही 2 गैस है। कौन से गैस हैं, हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप इसको ट्रिक से भी दोस्तों याद रख सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ जो है ऑन करते हैं तो वो से ऑक्सीजन और एन से नाइट्रोजन, उसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें सबसे अधिक जो मात्रा होगी नाइट्रोजन की मात्रा होगी। तो इसको नो के अनुसार याद रखते हैं कि वायुमंडल जो मुख्यतः किससे बनी होती है, नो से मिलके बनी होती है। मुख्य जो गैस है हमारा नो है। मुख्य हमारा गैस क्या है,
नू है, इन्हीं दोनों से मिलके वायुमंडल बनी हुई रहती है। और भी गैसें हैं लेकिन वो काफ़ी कम मात्रा में है। तो आप देख सकते हैं कि नू में जो हमारा जो है नाइट्रोजन की मात्रा 78% और ऑक्सीजन की मात्रा 21%। तो कुल मिला के देख सकते हैं दोस्तों, नू में आप देख रहे हैं कि नू हमारे वायुमंडल इन्हीं दो गैसों का मुख्य आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इस नो में जो है एन मतलब नाइट्रोजन 78% और ओ मतलब ऑक्सीजन में 21%, ये कुल मिला के हमारा 99% हो जा रहा है दोस्तों। 1% में अन्य जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, इस तरह से बहुत सारे जो है अलग गैस हैं। तो आप हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%। अब देख सकते हैं कि यहाँ वॉल्यूम के अनुसार दोस्तों, ये किसके अनुसार आप देख सकते हैं एग्जाम में भी जो है इसको ध्यान रखना है कि हम लोग वॉल्यूम के अनुसार यानी आयतन के अनुसार जो है नाइट्रोजन, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया नो यानी सबसे अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये किसके अनुसार है 78% और 21%, उनके आयतन के अनुसार। आयतन के अनुसार 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, यानी टोटल 99% हो गया। तथा दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं मित्रों। कार्बन ये 2 से डाई और O से ऑक्साइड। आप देख सकते हैं बड़ी ही सरल और सहज तरीके से आप इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। C मतलब कार्बन, 2 मतलब डाई, O मतलब ऑक्साइड। कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड यानी CO2 हो गया हमारा। उसके बाद में AR क्या देख सकते हैं दोस्तों, ऑर्गन, ऑर्गन का AR नाम से ही है। ऐसे मैक्सिमम जो एलिमेंट, मैक्सिमम जो तत्व हैं वो अपने शुरुआती जो अक्षर हैं, शुरुआती जो लेटर हैं, तो उस अक्षर नहीं दोस्तों, लेटर जो हैं यानी इंग्लिश का जो लेटर है वही हमारा सिंबल हो जाता है, यानी कि आर्गन हमारा AR से होता है। तो देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% होती है, यानी कि जो बच जा रहे हैं नो के अलावा, NO के अलावा, वो मात्र 1% में सारे गैसें जाते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल दोस्तों। ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए, जैसे पेड़ पौधे के लिए हम लोग के द्वारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधे के लिए क्या है, एक जीवन का आधार है। उसी तरह हम लोग के लिए पेड़ पौधे के द्वारा छोड़ा हुआ ऑक्सीजन हम लोग के लिए जीवन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि वन बचाओ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक। अब देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्राणियों की वृद्धि के लिए, अगर हम लोग के लिए जो है अगर वृद्धि करना है तो उसके लिए नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी हमारा गैस है, तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। पृथ्वी द्वारा हम लोग जितनी भी ऊष्मा छोड़ते हैं वो सारी ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे पृथ्वी क्या होती है, गर्म रहती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये अर्थ है तो इसके सबसे नज़दीक अर्थ कहने का मतलब दोस्तों, अगर ये पृथ्वी है तो इसके सबसे नज़दीक हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र है। लेकिन फिर भी बुध हमारा गर्म नहीं है, शुक्र हमारा गर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नज़दीक में रहेगा उसको, जैसे आग के कोई नज़दीक में रहेगा तो सबसे अधिक आग की अनुभूति किसको होगी, जो नज़दीक में रहेगा उसको होगा, जो दूर में रहेगा उसको कम अनुभूति होगी। लेकिन यहाँ बुध नज़दीक में रहने के कारण, सॉरी दोस्तों, ये सूर्य नहीं कहा जाए, ये पृथ्वी नहीं, ये सूर्य कहा जाए। सूर्य के नज़दीक में बुध है, फिर भी ये गर्म नहीं है, लेकिन उससे दूर है शुक्र, ये गर्म है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई भी जा रही है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हम लोग पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। उसी तरह जो है जो शुक्र ग्रह है वो भी क्या करती है, वो भी अवशोषित कर लिया सूर्य के द्वारा जो गर्मी है। शुक्र के पास भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ऑब्जर्व कर लेती है सूर्य की गर्मी की, जिसके कारण जो है शुक्र सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। उसी तरह पृथ्वी जो है, बहुत सारी जो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये जैसे हम लोग छोड़ते हैं तो उस क्या होता है, पेड़ पौधे उसको लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो है प्लांटेशन, उनका जो वृद्धि है, ग्रोथ जो है वो बढ़ता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। आप देख सकते हैं कि घनत्व, डेंसिटी जो है, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे इनका डेंसिटी भी क्या होगा,
डेंसिटी भी अलग होते जाएगा दोस्तों। एक जगह डेंसिटी सेम नहीं रहेगी। यह घनत्व समुद्री तल पे सबसे अधिक होता है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है कि सबसे अधिक जो है डेंसिटी, सबसे अधिक घनत्व जो है कहाँ पे होती है, तो समुद्र का जो तल होता है। आप ये मान लीजिए दोस्तों, ये समुद्र का जो तल है, जो समुद्र का तल है, इस पे सबसे अधिक क्या होता है, घनत्व होता है। सबसे अधिक क्या होती है, डेंसिटी होती है। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेज़ी से घटता है। यानी देख सकते हैं कि समुद्र का जो तल है, उस तल पे घनत्व यानी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी घनत्व उसका क्या होता है, घटता चला हुआ जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। जिससे क्या होती है, कभी कभी इतना प्रेशर हवा का जो है, इतना घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी कम होती है, जिससे नाक से उनके ब्लड आने लगता है। डेंसिटी कम होने के कारण जो पर्वतारोही जितने भी होते हैं, उनके नाक से ब्लड, क्योंकि हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और घनत्व क्या होता है, डेंसिटी उनकी कम होने लगती है, तो सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पिक्चर में जैवमंडल के बारे में कितना बढ़िया से बताया गया है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। अब दो चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो चीज़ गेस किया है, और मैं चाहता हूं कि वो अभी ध्यान रखें इस चीज़ को, कि हम सबसे अधिक समुद्र तल, जो समुद्र का जो तल है, उस पर सबसे अधिक घनत्व होता है। जैसे जैसे समुद्र तल से जो है हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे घनत्व घटता है, जिससे हम लोग ऊपर जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि घनत्व कम हो गया। घनत्व कम होने के कारण जो है तापमान भी क्या होता है, तापमान भी घटता है। घनत्व भी घटता है और तापमान, यानी दोनों चीज़ें घटते जाती है। तापमान भी घटता है और घनत्व भी हमारा क्या होता है, ये दोनों चीज़ें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं घटता चला जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, जो 5 परतों में बटा है, वो पृथ्वी पे क्या करता है, दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग अलग होता है। बिल्कुल अमूमन सही बात है दोस्तों कि एक जगह पे कुछ और होगा और दूसरे जगह पे कुछ और होगा। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम दाब महसूस होता है। देख सकते हैं वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। अब कहने का मतलब है कि दोस्तों, जहाँ उच्च दाब रहेगा तो वहीं से न भागते हुए निम्न दाब की ओर जाएगी। जहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो प्रेशर किधर जाएगी, कम दाब की ओर की जाएगी। गतिशील वायु को पवन कहता है, जो पवनें बह रही हैं। अब पवन हम लोग किसे कहते हैं, पवन कहने का मतलब है एक हवा हो गया, एक पवन हो गया। तो पवन हम लोग किसे कहते हैं, जो गतिशील हो, जो गमन कर रही हो। शांत को हम लोग पवन नहीं कह सकते हैं। पवनें हमेशा क्या होती है, गतिशील होती है। पवनें क्या होती है, हमेशा गतिशील, यानी गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ये हमारा वायुमंडल क्लियर। हम लोगों ने देखा अभी भूमंडल यानी स्थल मंडल, उसके बाद में हम लोगों ने देखा जल मंडल, फिर हम लोगों ने देखा वायुमंडल। अब ये 3 ही घटक हम लोग के एनसीईआरटी में बताया गया था। ये चौथी घटक हम लोग देखते हैं, जीवमंडल। जीवमंडल क्या कहा था कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जीव वगैरह रहते हैं। जीवमंडल किसे कहते हैं, जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग। आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण घटक पढ़ा, वो तीनों का एक सीमित भाग है। कहने का मतलब इसका दायरा भी बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड भाग है जीवमंडल। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। देख सकते हैं नाम से ही हो रहा है जीव का मंडल, यानी जीवों को रहने का घर, जीवों का जगह। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जीवन मौजूद होगी। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। यहाँ जीवों की क्या है, और बहुत सारी प्रजातियाँ जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मतलब हर तरह का जीव पाए जाएंगे, छोटी छोटी बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के पाएंगे। बड़े बड़े स्तनधारी भी पाए जाएंगे। मनुष्य सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। अब जीवित रहने के लिए जीवमंडल से जुड़ना अति आवश्यक है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों के मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में बांटा गया। आप देख सकते हैं कि जीवमंडल को जो है मुख्यतः कितने भागों में, अब जीवमंडल के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में।
एक जंतु हो गया, जंतु में भी हम लोग आ जाते हैं, जानवर वगैरह आ जाते हैं, और उसके बाद में बच गए दोस्तों पेड़ पौधे, तो उसको पादप कहते हैं। तो यानी मुख्य दो हो गए, जंतु में हो गए सारे जीव जंतु, आदमी कुत्ता बिल्ली सारे आ गए। अब पादप में देख सकते हैं जितने भी पेड़ पौधे, इसके अलावा पृथ्वी पे और कोई चीज़ें नहीं रहती हैं। तो इसको जीव मंडल में कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, जिसको कहते हैं बोटनी और जूलॉजी। जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन और बोटनी में वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी का जो ये तीनों परिमंडल कौन कौन सा परिमंडल जो है दोस्तों, एक तरह स्थल, जल और वायु, ये आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये सब आपस में क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पे मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगा। जो ढलुआ जो स्लीप जो है उससे मिट्टी के कटाव क्या हो जाएगा, वो पेड़ पौधे हैं जो एक दूसरे को, जो जड़ें जो है उनकी रूट जो है पकड़ के रखी रहती है, जिससे जो क्या होती है वो एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी के कटाव नहीं होता है, मिट्टी के कटाव तेज़ नहीं होती है, मिट्टी का कटाव नहीं होता, तो ढलुआ भागों पे मिट्टी के कटाव तेज़ी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह जो परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो अभी सुनामी आया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, उसका कुछ भाग क्या हो गया था, भूकंप से पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियाँ में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। मान लीजिए हम लोग नदी नाला तालाब पोखरा समुद्र इस सबको अगर हम लोग दूषित करते हैं तो हम लोग के लिए पीने का जो पानी का जो है वो काफ़ी बुरा स्थिति पड़ेगा, वो पीने लायक नहीं रह जाएगी, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाएगी। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचा देता है, कि मनुष्यों के अलावा भी जो है दूसरे जीवों को भी क्या कर सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। उद्योगों तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा उद्योग जो होता है, उद्योग या तापीय विद्युत संयंत्र, मतलब जितने भी जो कल कारखाने हैं वो हमारे वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित का वो तरह तरह के जो है हानिकारक गैसें छोड़ते हैं, वो तरह तरह के क्या करते हैं, हानिकारक गैसें छोड़ते हैं, जिसके कारण जो हमारा जो है वायुमंडल जो है प्रभावित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं जो हमारा गैस है, वायु है, उसका क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। अब CO2 जैसे मैंने बताया दोस्तों ट्रिक से कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, हमारा महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अगर वृद्धि होता है तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होगा। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, इसीलिए कहा था कि पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हमारे क्या होते हैं, पृथ्वी के तापमान एक बैलेंसिंग रहता है। लेकिन अगर पेड़ पौधे का कटाव करेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे ऑब्जर्व CO2 करेंगे नहीं, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में दिन प्रतिदिन की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन क्या करता है, भूमंडल मतलब पृथ्वी और तापन मतलब ताप, ये पृथ्वी के ताप में क्या कहता है, वृद्धि करता है, इसलिए भूमंडलीय तापन कहता है। इसलिए भूमंडल वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं सीमित, वहाँ वर्ड जोड़ने का रीज़न क्या है, सीमित कहने का मतलब है कि जो हमारा भूमंडल है यानी स्थल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, इन सबको बैलेंसिंग रूप में लेके चलना, यानी सीमित रूप में ही लेके चलना जो है हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जो है अभ्यास दिया गया है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस चैप्टर को अगर एक बार देख लिए हैं, इस वीडियो को अगर आप देख लिए हैं, तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आपसे ना हो पाए। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल, सबसे पहला भूमंडल को स्थल मंडल, फिर जल मंडल, वायुमंडल और जील मंडल। उसी तरह पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम मैंने 7 बता दिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इस तरह से सारे क्वेश्चन को मुझे लगता है कि बखूबी आप लोग जो है इस वीडियो को अगर आप देख चुके हैं तो बड़े ही इत्मीनान से और ईजी तरीके से आपसे ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेट समय समय पे मिलता रहे। सो धन्यवाद।